Hello and welcome to Jupiter class. I am दीपक कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ये वन शॉट सीरीज क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के जो फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। इसके फर्स्ट चैप्टर रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11 इसको आज के वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 18 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसके बिना जब तक आप ये वाला टॉपिक कवर नहीं कर लेंगे, ये वाला चैप्टर नहीं कवर करेंगे, तब तक बाकी के चैप्टर्स को भी आप नहीं पढ़ सकते। जैसे कि फंक्शंस है, फाइल हैंडलिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे चैप्टर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए ये चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरे सीरीज में आज के इस वन शॉट वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे सामने। फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, नॉलेज ऑफ डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट, एरर्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल। ये सारे टॉपिक्स आज के वन शॉट में हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फैमिलियराइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग से। पाइथन है क्या? पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ से कि पाइथन क्या है, इसका डेफिनेशन आपसे पूछेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये 3 वर्ड का मतलब समझिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा, इसको 2 टाइप से इसको कैटेगराइज किया गया है। एक तो लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में और एक हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो यूजर को समझने में आसानी हो, जिसके सिंटेक्स हो ऐसा कि यूजर इजीली इसको समझ पाए। और लो लेवल होता है जो मशीन के लिए आसान हो, क्लोज टू द मशीन। लो लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू द मशीन बट हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू द यूजर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल को मशीन नहीं समझ सकता, हाई लेवल को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लो लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए जो बीच में मशीन लगता है, ये 2 टाइप का मशीन होता है। एक तो होता है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पाइथन में जो यूज होता है मशीन, ये है इंटरप्रेटर। ये दोनों मशीन का अब काम तो सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। जो कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीट स्क्रिप्ट को एक साथ हाई टू लो कन्वर्ट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, 1 by 1 लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है और इंटरप्रेटर का क्या मतलब है। तो यह हमने पढ़ा एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड है, क्योंकि इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए पाइथन को इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। अब है जनरल पर्पस। देखो, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे है जिसका काम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आर का यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा साइंस के फील्ड में। जबकि पाइथन ऐसा एक लैंग्वेज है जिसके मल्टीपल फील्ड्स हैं, मल्टीपल डोमेन है। वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर आर मच मैनी फील्ड्स वेयर पाइथन इज यूज्ड। ठीक है, पाइथन के बारे में कुछ जानकारी है। पाइथन का को जो बनाया था वो साइंटिस्ट था गुइडो वैन रॉसम। ठीक है, 1991 में बनाया था। पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन पाइथन 1.0 मार्केट में आया था 1994 में। 2000 में पाइथन 2.0 आया। अभी ये पाइथन 1 और पाइथन 2 दोनों आउटडेटेड हो गया है। ठीक है, अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये पाइथन 3 यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारे चीज़ में एक क्वेश्चन है जो पाइथन को किसने क्रिएट किया था, फर्स्ट वर्जन पाइथन का कौन सा था, और पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना क्यों है, इसके क्या फीचर्स हैं जो बाकी लैंग्वेज से इसको अलग बनाता है। पाइथन को
कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिमांड है, उसको हम लोग समझते हैं इस स्लाइड के द्वारा। सबसे पहले तो पाइथन के फीचर्स समझते हैं। रीडेबिलिटी, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स। पाइथन के सिंटैक्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसको समझना काफ़ी आसान होता है। वर्सेटिलिटी, सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिगम, प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी इसका मतलब क्या है? मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिगम का मतलब है जो पाइथन में जो कोड लिखने का तरीका है, ठीक है, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो सिर्फ प्रोसीजर बेस्ड होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जैसे कि सी। कुछ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड, जैसे कि जावा है। लेकिन पाइथन है दोनों तरह के मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, ठीक है। थर्ड है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, रीच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये स्ट्रेंथ है पाइथन का, इसके पास एक रीच लाइब्रेरी सिस्टम है। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के फील्ड में आप काम कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो पाइथन के पास उसके लिए लाइब्रेरी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपको वेबसाइट डेवलप करना है, तो पाइथन के पास वेबसाइट डेवलप करने के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जिसमें आपको मल्टीपल फंक्शंस मिल जाएंगे, जिसके हेल्प से आपको आसान होगा वेब डेवलपमेंट को करना, ठीक है। जैसे कि जैंगो है, फ्लास्क है, बोटल है, वेब25 है, देयर आर मेनी, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए जो मशीन यूज होती है वो इंटरप्रेटर यूज होती है, इसलिए इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोला जाता है। थर्ड वन इज डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग का क्या मतलब है वो समझते हैं। डायनामिक टाइपिंग एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है जो पाइथन लैंग्वेज में आपको बताना नहीं पड़ता कि कौन से डेटा टाइप का डेटा है। अगर थोड़ी बहुत आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो तो आपको मालूम होगा, जो अगर मैं a इक्वल टू यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो 5 एक इंटीजर डेटा टाइप है, और यहीं पे मैं a इक्वल टू अगर 5.6 लिखता हूँ तो ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। तो पाइथन खुद डिसाइड कर रहा है कि ये इंटीजर डेटा टाइप है और ये एक फ्लोट डेटा टाइप है। इसको हमको अलग से कोई इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, जो ये इंटीजर है और ये वाला फ्लोट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है जो लगभग हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे पाइथन को आप रन करा सकते हो, ठीक है। विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, ठीक है। इवन बहुत सारे तो ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप एंड्रॉयड के ऊपर भी पाइथन को रन करा सकते हो। कम्युनिटी सपोर्ट है, लार्ज एक्टिव कम्युनिटी एंड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरी है इसके डॉक्यूमेंटेशंस आपको python.org पे अवेलेबल है, जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन पाइथन का है। ये सारे फीचर्स है पाइथन के। अब फीचर्स के बाद पाइथन के स्कोप भी देखेंगे, किस किस फील्ड में पाइथन यूज होता है। तो कंप्यूटर साइंस का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे पाइथन यूज नहीं होता है। वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, गेम डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, मतलब कंप्यूटर साइंस के ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे कि पाइथन यूज नहीं होता है। तो यही पाइथन का पावर है, इसलिए 6, 7, 8 से आजकल पाइथन पढ़ाया जाने लगा है। इसके बाद हम लोग आते हैं IDE के ऊपर। IDE क्या होता है? अब पाइथन के बारे में हमने इतना जाना कि पाइथन इतना पावरफुल लैंग्वेज है, तो इसका कोड कैसे करें। किसी भी लैंग्वेज का कोड करने के लिए सिर्फ कोड करना जरूरी नहीं होता है। कोड को आप लिखोगे कहाँ, रन कहाँ करवाओगे, अगर कोई उसमें एरर आता है, कोई बग आता है तो उसको डिबग कैसे करोगे, सेव कैसे करोगे, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें IDE। IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होता है जो सारी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि ज़रूरी है किसी लैंग्वेज को लिखने के लिए, सेव करने के लिए, डिबग करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज टू प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं जो कि पाइथन IDE है। विजुअल स्टूडियो कोड, एक्लिप्स, पाइथन IDLE, जुपिटर नोटबुक, ये सारे IDLE है, अलग अलग कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें हम लोग पाइथन के कोड कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें से हम लोग थोड़ा सा पाइथन आईडीएलई के बारे में समझेंगे, क्योंकि पाइथन आईडीएलई पाइथन के द्वारा डेवलप किया गया है और ये एक लाइट वेटेड डिफ़ॉल्ट आईडीई है पाइथन का। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो साथ में पाइथन आईडीएलई भी इंस्टॉल हो जाता है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। ये एक्चुअली दो मोड प्रोवाइड करता है आपको कोड लिखने का, एक इंटरेक्टिव मोड, एक स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड बेसिकली वो मोड होता है पाइथन आईडीएलई का जो डिबगिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे कोड को आप लिखते हो और जैसे ही एंटर की प्रेस करते हो आपको उस कोड का आउटपुट आपके सामने आ जाता है। और स्क्रिप्ट मोड में पूरी पाइथन फाइल हम लोग लिखते हैं, पूरी पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको .py फाइल से सेव कराते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग उसको रन कराते हैं। ठीक है। तो जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए स्क्रिप्ट मोड यूज करता है, डीबगिंग पर्पस के लिए इंटरेक्टिव मोड यूज होता है। इसमें सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है फाइल की इंटरेक्टिव मोड में, जबकि स्क्रिप्ट मोड में आपको रन कराने के लिए सेव कराना होता है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए हम लोग इंटरेक्टिव मोड यूज कर देते हैं, 1 लाइन 2 लाइन प्रोग्राम्स के लिए, जबकि पूरी अगर स्क्रिप्ट है आपके पास तो आपको स्क्रिप्ट मोड यूज करना होगा। तो ये था बेसिक जानकारी आईडीई के बारे में। इसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग। यहाँ से एक्चुअल आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि प्रोग्रामिंग करे कैसे। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है प्रिंट नाम का। प्रिंट लिखेंगे, सिंगल कोट या फिर डबल कोट में आप जो भी वर्ड लिखेंगे, जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे, वो आपको एज अ आउटपुट दिखेगा। जैसे मैंने हेलो लिखा था, हमको एक आउटपुट में हेलो मिल गया। ये सिंगल कोट या फिर डबल कोट आपको यूज करना होता है। यहाँ पे आपको हेलो मिल जाएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा के लिए आपको सिंगल कोट या डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस केस में आपको 12 मिल गया। हालांकि अगर आप सिंगल कोट और डबल कोट यूज करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एक डेटा मिलेगा, 12 ही मिलेगा आउटपुट, लेकिन ये 12 स्ट्रिंग होगा, ये नंबर नहीं होगा। ये 12 एक स्ट्रिंग के तरह बिहेव करेगा, जबकि ये जो आपको 12 दिख रहा है ये एक नंबर होगा। तो ये डिफरेंस होता है। किसी भी स्ट्रिंग को अगर प्रिंट कराना है, यदि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है, तो सिंगल कोट या डबल कोट यूज किया जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले करवाना है तो सिंगल कोट डबल कोट का यूज नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पाइथन फंडामेंटल्स। अब किसी भी लैंग्वेज को हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो जब आपने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया था तो इसके कुछ फंडामेंटल्स थे, जैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते थे। उसी तरह से हम लोग पाइथन के पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको बोल सकते हैं। कैरेक्टर सेट, टोकन्स, इनपुट, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, 5 टाइप्स के फंडामेंटल हैं। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज होगा उस सब को हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर सेट। तो ये ए से लेके जेड तक, कैपिटल में ए से लेके जेड तक, स्मॉल में 0 से लेके 9, और कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो कि पूरी पाइथन में हम लोग यूज करने वाले हैं, तो उस सब को बोला जाएगा कैरेक्टर सेट। साथ में आप याद रखेंगे स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है पाइथन के। ठीक है। आई थिंक कैरेक्टर सेट आप लोग को समझ में आया होगा। वो सारे सिंबल्स, वो सारे कैरेक्टर्स जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज होगा उस सब को बोलेंगे कैरेक्टर सेट। ठीक है। ये हैं सारे कैरेक्टर सेट जो आपके सामने हैं। डिजिट्स 1 से 9, बीच में 0 है। अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल में, स्मॉल में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है आपके सामने। वाइट स्पेस, स्पेस टैब, न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न्स। ठीक है। अभी यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होता है, इमोजीज, स्पेशल कैरेक्टर्स, सब ये सब एक लिखने का तरीका है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज में आएगा। ठीक। इसके बाद कैरेक्टर सेट के बाद हम लोग ने दूसरा टोकन्स। चलिए इसको हम लोग टोकन्स को समझते हैं। पहले तो समझते हैं टोकन्स होता क्या है। मैं किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए बात करता हूँ, टोकन्स बोला जाता है कोई भी इंडिविजुअल यूनिट, smallest individual unit of any programming language is called tokens. Definition in Python programming, tokens are the smallest individual unit of code that the Python interpreter recognize
इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल यूनिट। तो एक और नाम है इसका जो कि होता है लेक्सिकल यूनिट। ठीक है, टोकन्स भी 5 टाइप्स के हैं, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स और पंक्चुएटर्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या होता है कीवर्ड्स, क्या है लिटरल्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर और पंक्चुएटर्स। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स से। तो कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स इन द सेंस कुछ ऐसे वर्ड्स हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसका मतलब इंटरप्रेटर को पहले से मालूम है, उसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है कीवर्ड्स। समझ में आ रहा? चलिए हम लोग देखते हैं कुछ कितने सारे कीवर्ड्स हैं। जैसे कि हमारे सामने ही ये कुछ कीवर्ड्स लिखे गए हैं, इतने सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि फॉल्स, नन और ट्रू, ये 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉल्स का F कैपिटल होगा, नन का N कैपिटल होगा, ट्रू का T कैपिटल होगा। बाकी सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। हालांकि यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट, असर्ट, कंटिन्यू, लैम्बडा, रेज, इसमें हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आपको समझना है ये सारे के सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। सिर्फ फॉल्स, नन और ट्रू, ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बाकी सारे के सारे कीवर्ड्स स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स आपके सामने हैं। कीवर्ड्स के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं, उसको पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग लिटरल्स बोलेंगे। स्ट्रिंग लिटरल्स जो हमारे सामने स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग लिटरल्स, हेलो वर्ल्ड, पाइथन, कोई भी स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसको न्यूमेरिकल लिटरल्स बोलते हैं। ट्रू या ट्रू, फॉल्स, ये 2 बुलियन लिटरल्स हैं, और नन को स्पेशल लिटरल्स बोला जाता है। लिटरल्स के बाद हम लोग आते हैं आइडेंटिफायर के ऊपर। अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट वैल्यू, तो जिस तरह से कांस्टेंट वैल्यू है तो उसी तरह वेरिएबल भी होता है। आइडेंटिफायर का मतलब है प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत जगह ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमें कुछ नाम रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे जगह पे हम लोग नाम रखने को ही, या जो नाम रखते हैं उसी को बोला जाता है आइडेंटिफायर। जैसे अगर मैं बोलूँ x = 5, मैथमेटिक्स में आपने कई बार लिखा है लेट x = 5, तो ये जो x है ये एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि x हमने डिफाइन किया, हमने ये नाम रखा है x, तो इसको बोला जाएगा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर चूज करने के भी कुछ रूल होते हैं। आइडेंटिफायर जब हम लोग चूज करते हैं इसके भी कुछ रूल है। तो ये 3 रूल हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। पहला, मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। जब भी आप कोई वेरिएबल चूज करेंगे, कोई आइडेंटिफायर चूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है वो स्टार्ट या तो लेटर से होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। दे कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर बोथ अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। उस पूरे के पूरे आइडेंटिफायर में आप लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी और कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, जैसे कि @ नहीं यूज कर सकते, आप कोई प्लस माइनस का सिंबल यूज नहीं कर सकते, हैश की यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आप वो यूज नहीं कर सकते। थर्ड रूल है, इट कैन नॉट बी अ रिजर्व वर्ड। कोई कीवर्ड्स को एज अ आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आइडेंटिफायर के बारे में। अच्छा, यहाँ एक बहुत अच्छा सा पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि आइडेंटिफायर इज केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर इज केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखता हूँ a = 5 और a = 10, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये अलग मेमोरी लोकेशन है, ये एक अलग मेमोरी लोकेशन है। ये दोनों a है, लेकिन दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन का नाम है। ठीक है, तो स्मॉल और कैपिटल में लिखने से, आइडेंटिफायर चूज करने से दोनों का अलग अलग मेमोरी लोकेशन को, अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग क्लास को, अलग अलग मॉड्यूल को ये रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिफायर के बाद पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जो प्रोग्रामिंग में अलग अलग इन्फॉर्मेशन को बताता है। जैसे कि
अगर इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूं तो फुल स्टॉप बताता है कि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसके बाद नया सेंटेंस आएगा। उसी तरह पाइथन के अंदर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं, जिसका मतलब हुआ सेंटेंस यहाँ, ये ब्लॉक यहाँ इफ का ख़त्म हुआ, इफ स्टेटमेंट ख़त्म हुआ, इसके बाद इफ का ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो अलग अलग जो सिंबल्स हैं उसके अलग अलग मीनिंग है, और इसी सिंबल्स को अपन पंक्चुएटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है ऑपरेटर्स। टोकन्स का जो लास्ट पार्ट है वो है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट ट्रिगर द एक्शन ऑन द वेरिएबल्स और वैल्यूज। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। अगर दो वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 5 और 4, तो तब तक अपने को मालूम नहीं है कि 5 और 4 के साथ कौन सा एक्शन परफॉर्म होने वाला है, जब तक कि एक सिंबल ना आ जाए। जैसे ही ये प्लस का सिंबल आया तो आप लोग समझ रहे हैं कि 5 में 4 को ऐड करना है और अपना आंसर 9 आ जाएगा। तो ये जो सिंबल है इसी को अपन बोल देते हैं ऑपरेटर। और ये जो दो वैल्यू दिख रहे हैं इसको बोला जाता है ऑपरेंड्स। तो आई थिंक ऑपरेंड्स, ऑपरेटर समझ में आया। और ये पूरे के पूरे जो प्रोसीजर्स हैं इसको बोला जाता है ऑपरेशन। तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड्स क्या है और ऑपरेशन क्या है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन इनपुट के ऊपर। ठीक है, अभी हमने पाइथन फंडामेंटल्स में पढ़ा था, जो 5 चीज़ें हमने पाइथन फंडामेंटल में पढ़ा था, इसमें हमने अभी आपको कीवर्ड्स, पूरा टोकन समझा दिया, कैरेक्टर सेट समझा दिया, और तीसरा है इनपुट। इनपुट क्या होता है, प्रोग्रामिंग में कई बार ज़रूरत पड़ेगी यूजर से इनपुट लेने की। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका ये है, अगर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू समझाऊं तो a = इनपुट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर योर नेम, इंटर नेम। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा यहाँ पे लिख के आएगा इंटर नेम का, यूजर अपना नाम वहाँ डालेगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट a। अब अगर मैं इस कोड को रन कराऊं तो हमारे आउटपुट कुछ इस तरह से आने वाले हैं। पहले लिख के आएगा इंटर नेम, जैसे यूजर ने मान लो यहाँ पे लिख दिया राम, तो आउटपुट में आ जाएगा राम, क्योंकि जो यूजर ने इंटर नेम में नाम लिखा उसको हमने ए नाम के वेरिएबल में, ए नाम के आइडेंटिफायर में स्टोर करा लिया, और बाद में उसी ए को हमने प्रिंट करवा दिया, मतलब डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन के ऊपर। तो इंटर नाम करने पे राम नाम आ गया। चलिए, इसके बाद हम लोग इनपुट अप हो गया। इनपुट के बाद स्टेटमेंट क्या होता है, एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको कि पाइथन प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, अगर किसी भी लैंग्वेज का मैं बात करूं, सबसे बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है, जैसे एक बिल्डिंग में ईट एक एक ईट जुड़ करके पूरी बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से एक एक स्टेटमेंट जुड़ करके, एक एक इंस्ट्रक्शन जुड़ करके पूरा का पूरा प्रोग्राम बनता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, इसमें लिखा भी है इन पाइथन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स आर द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन दैट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए पाइथन प्रोग्रामिंग। 2 टाइप के मेन स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी डिटेल में, कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, 1 या 2 प्रोग्राम के क्वेश्चंस जो आते हैं, ज़्यादातर चांस है कि वो या तो कंडीशनल स्टेटमेंट के होगा या इटरेटिव स्टेटमेंट, या दोनों को कंबाइन करके पूछा जाएगा। इसके बाद आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन होता है वैल्यू, वेरिएबल, ऑपरेटर, फंक्शंस, इस सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल देते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि आपको दिख रहा है 42 अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, 3.14 अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, x = 10 अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल वैल्यूज का जो कॉम्बिनेशंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब ये वेरिएबल बार बार वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ये वेरिएबल है क्या, तो देखो वेरिएबल को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन लेता हूँ। जैसे कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ a = 5। इसका मतलब हुआ एक ये मेमोरी है a, जो एक ये ब्लॉक है a,
इसमें हमने 5 वैल्यू को रख दिया। अब इस ब्लॉक का लोकेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं वेरिएबल को डिफाइन करूं तो इट जस्ट लाइक अ कंटेनर दैट कंटेन्स सम वैल्यू। तो वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू, दे एक्ट एज लेवल्स फॉर डेटा अलाउइंग यू टू रेफरेंस दैट लेटर इन योर कोड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, तो इसका मतलब हुआ एक हमारे पास a नाम का ब्लॉक है जिसमें कि 5 रखा है, और कहीं एक b नाम का ब्लॉक है जिसमें कि 6 रखा है। और अगर मैं यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी करूँ तो इसका मतलब हुआ कहीं पे एक c ब्लॉक है जिसमें कि 11 स्टोर है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को वेरिएबल के पूरी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, अब देखो वेरिएबल के बारे में एक चीज़ मैं और बता दूं, वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर है, इसलिए जब भी आप वेरिएबल चूज करोगे तो आइडेंटिफायर के रूल्स ही उसमें फॉलो होंगे। मतलब a इक्वल टू अगर 5 रखते हैं तो आपको ये जो 3 रूल अपन ने पढ़ा था कि इट मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर, इट कैन कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स और अंडरस्कोर, और थर्ड रूल इट कैन नॉट बी अ रिजर्व वर्ड। तो अगर आप इफ इक्वल टू 9 लिखते हो तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इफ एक रिजर्व वर्ड है, आप रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल के बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे लूँगा, एल वैल्यू और आर वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू। ये क्या होता है, ये नाम से क्लियर है लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू क्या होता है। चलिए इसके लिए मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू 10, तो लेफ्ट वैल्यू ये है एल वैल्यू, और ये है हमारा राइट वैल्यू आर वैल्यू। तो लेफ्ट वैल्यू एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एक मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे कि कोई वैल्यू स्टोर हुआ है या होगा। ठीक है, तो लेफ्ट वैल्यू एक्चुअली रिप्रेजेंट द मेमोरी लोकेशन वेयर सम वैल्यू विल बी स्टोर, and the right value r value represent that value which is stored on a particular location। तो एक मेमोरी स्टोर है जिसमें x क्या बता रहा है, एक लोकेशन को जहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर होगा, और 10 क्या बता रहा है, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि स्टोर होगा जो हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए एक्चुअली जो x है यहाँ पे ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 10 एक लिटरल्स को, एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आ जाते हैं अपन कमेंट्स के ऊपर। अब कमेंट्स क्या होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स का मतलब होता है जो कुछ ऐसी लाइंस अगर आप लिख रहे हो जिसको इंटरप्रेट तो नहीं करना है, रन नहीं करवाना है, बस ये हमने इसलिए लिखा कि प्रोग्रामर को प्रोग्राम समझ में आ जाए। एक तरह से एक नोट्स है प्रोग्रामर के लिए, जिसको रीड कर करके प्रोग्रामर समझ ले कि ये किस चीज़ का प्रोग्राम है। इसमें ये छोटे कोड में तो नहीं मालूम चलता, लेकिन बड़े बड़े कोड को अच्छा कोड बनाने के लिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड कोड बनाने के लिए कमेंट्स लिखने ज़रूरत होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये एनोनेट कोड को करता है। ठीक है, इट एक्सप्लेनेशन नोट्स फॉर एनी वन रीडिंग द कोड। जब कोई आकर के कोड को रीड करेगा तो उसको मालूम चल जाए कि ये किस चीज़ का कोड है, कहाँ कौन से फंक्शंस यूज हुए हैं। ठीक है, दे कैन इग्नोर बाय द इंटरप्रेटर, दे आर इग्नोर बाय द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करता है। पाइथन के अंदर अगर सिंगल लाइन लिखना है तो हैच की यूज करो, हैच के बाद लिख दो आप कुछ भी, तो उसको पाइथन इग्नोर करेगा। जैसे कि इसने लिखा है असाइन 5 टू एक्स, जैसे इसने लिखा है असाइन 5 टू एक्स, इसका मतलब हुआ एक्स के अंदर 5 को असाइन किया गया है, इस लाइन का मतलब है। तो ये हैच के बाद जो लिखा हुआ है इसको पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा। उसी तरह ये तो एक लाइन कोड है, अगर मल्टी लाइन करना है तो आपको या तो क्या करना पड़ेगा, 3 सिंगल कोट या फिर 3 डबल कोट का यूज कर सकते हैं इसे आप। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मल्टी लाइन कमेंट, और हैश की के लिए हम लोग सिंगल लाइन कमेंट उसको बोलते हैं। इसके बाद कमेंट्स के बारे में उसने दिया है कि कमेंट्स कैसे लिखें। चलिए एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। बी क्लियर एंड कॉन्साइज, कीप कमेंट अपडेटेड, यूज डॉक स्ट्रिंग एंड डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है,
क्लियर कमेंट हो, कमेंट पढ़ने के बाद एक्चुअली समझ में आ जाए कि किस चीज़ का कोड है। कीप कमेंट्स अपडेटेड, कमेंट को हमेशा अपडेट करो। कोड में अगर कोई चेंज किए हो तो कमेंट आपके उस कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यूज डॉक स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग का मतलब जहाँ पे बोल्ड करना है, जहाँ पे आपको सिंगल कोट में रखना है, डबल कोट में रखना है, उसका प्रॉपर यूज करना है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें इनवैलिड कौन सा है? मैं बोलूँगा ब्रेक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों है? क्योंकि ब्रेक एक कीवर्ड है और कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर हम लोग यूज नहीं कर सकते। सेकेंड, आइडेंटिफायर आर द नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल और फंक्शन इन अ प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है। आइडेंटिफायर एक नाम ही तो होता है जो प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है, तो ये ट्रू है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। ये पहली बार तो रीड करके लग रहा है फॉल्स होगा, लेकिन हमने जब ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा फॉल्स का एफ स्मॉल में है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम लोग जानते हैं कि एफ कैपिटल होना चाहिए। तो आंसर अपना रिटर्न आएगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन। अब ये इम्प्लिसिट क्या होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको लिखूं a=5 और a=5.7, ए के ऊपर 5 था और उसी ए को हमने अपडेट करके 5.6 किया। पहले एक इंटीजरल वैल्यू था, अब एक फ्लोट वैल्यू है। तो क्या हमने पाइथन को कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दिया जो आप इसको इंटीजर को फ्लोट बना दो? नहीं दिया, पाइथन ने ये खुद ही किया। अभी हम लोग डायनामिक टाइपिंग में पढ़े थे। तो जब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या थर्ड पार्टी फंक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है डेटा टाइप को अपडेट करने के लिए, तो इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन, तो पाइथन इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। तो ये आंसर आएगा ट्रू। इसके बाद बस, तो यहाँ पे जो फैमिलीराइजेशन ऑफ बेसिक ऑफ पाइथन था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स को। अब पहले तो समझना है डेटा टाइप्स होता क्या है, डेटा टाइप्स को पढ़ना क्यों है। तो डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग डिफाइन द काइंड्स ऑफ वैल्यू डेट द वेरिएबल कैन होल्ड। सिंपल सी बात करूँ, ये नाम से क्लियर है, डेटा के टाइप को बताता है, किस टाइप का डेटा है। तो पढ़ना क्यों है डेटा के टाइप्स को, तो कौन सा स्ट्रिंग है। जैसे अब ये मैं लिखता हूँ तो ये एक इंटीजरल डेटा टाइप है, ये एक फ्लोट डेटा टाइप है, ये एक इंटीजर स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर एक डेटा टाइप अलग अलग तरह के मेमोरी स्पेस लेता है। कोई छोटा होता है तो वो कम मेमोरी स्पेस लेता है, कुछ डेटा टाइप कुछ इस तरह के डेटा है जो ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है। तो प्रॉपर मेमोरी मैनेज हो पाए, हमारी मेमोरी कम भी ना पड़े रन टाइम में, हमारा मेमोरी वेस्टेज भी ना हो, इसलिए डेटा टाइप की समझ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डेटा टाइप को पढ़ते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहले तो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा टाइप पढ़ लें। टाइप ऑफ डेटा, मेमोरी एलोकेशंस, ऑपरेशन, इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, ये 4 मेन पॉइंट्स हैं, चारों को मैं समझाता हूँ। डेटा टाइप से पहले तो डेटा के टाइप का पता चलता है। और डेटा टाइप अगर प्रॉपर मालूम हो तो मेमोरी एफिशिएंटली हम लोग यूज कर पाएंगे। तीसरा है, अगर मैं बोलूँ ऑपरेशंस की बात, तो क्या डिवीजन का ऑपरेशन स्ट्रिंग के साथ हो सकता है? अगर मैं लिखूँ हेलो डिवाइड बाय पाइथन तो कोई मीनिंग निकलेगा क्या इसका? हेलो डिवाइड बाय पाइथन लिखूँ तो कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं, ये तो मीनिंगलेस है। तो ऑपरेशंस, अगर डेटा का टाइप पता हो तभी हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा पाएंगे कि ये कौन सा डेटा है। अगर न्यूमेरिकल डेटा रहता तो डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता, लेकिन चूंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसलिए यहाँ डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। फोर्थ है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कुछ डेटा टाइप ऐसे हैं जिसको अगर एक बार अपन ने क्रिएट कर दिया तो उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है इम्यूटेबल डेटा टाइप। और कुछ डेटा टाइप ऐसे होते हैं जिसको अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो फिर से आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर के वैल्यू को आप लोग चेंज कर सकते हैं। ऐसे डेटा टाइप को बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। आई थिंक ये चारों समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है डेटा टाइप का। चलिए अब फंडामेंटल डेटा टाइप्स को हम लोग पाइथन के अंदर देखते हैं। तो ये है
फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। आप लोग देखेंगे नंबर, सीक्वेंस, सेट्स, नन और मैपिंग। सेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। नंबर, सीक्वेंस और मैपिंग ये 3 पे ज़्यादा फोकस करना है। नंबर में इंटीजर, अच्छा यहाँ से ए बुलियन इधर से आएगा। ये बुलियन एक सेपरेट डेटा टाइप है, नंबर्स का टाइप नहीं है। बुलियन एक सेपरेट डेटा टाइप है। बुलियन के अंदर 2 टाइप का आएगा, एक तो ट्रू और एक फॉल्स। नंबर्स के अंदर इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के नंबर आएगा। सीक्वेंस के अंदर आएगा स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। मैपिंग के अंदर आएगा डिक्शनरी डेटा टाइप। ठीक है, एक एक डेटा टाइप को हम लोग पढ़ते जाते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे नंबर डेटा टाइप से समझना। नंबर के अंदर 3 आ रहा है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। चलिए समझते हैं नंबर डेटा टाइप। इंटीजर क्या है? ऐसे डेटा टाइप जो नंबर लाइन पे आपको दिखते हैं, फ्लोटेड वैल्यू नहीं है, 0 1 2 3 -4 -9, दीज ऑल आर इंटीजर। इसको हम लोग इंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद आता है फ्लोट वैल्यू, जो पॉइंट वाला वैल्यू होता है, 1.0 2.5 -1.6 0.5, ये सारे फ्लोट वैल्यू हैं। अब एक आता है कॉम्प्लेक्स वैल्यू। जो मैथ्स का स्टूडेंट होगा उसको कॉम्प्लेक्स वैल्यू के बारे में पता होगा, जैसे 2 + 4i, तो ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स। बस अपने को समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, इससे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में इसके बारे में नहीं जानना है कि ये कैसे काम करता है, इसके ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, ये नहीं जानना। ठीक है, आई थिंक नंबर डेटा टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। सेट टाइप को नहीं जानना है क्या होता है, फिर भी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता देता हूँ। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होता है। ठीक है, अगर मैं सेट को लिखूं तो कुछ ऐसा है, 2 4 6 8, ये एक सेट बन गया जिसमें कि 4 इवन नंबर्स हैं। ठीक है, फ्रोजन सेट होता है इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट। अब देखो, सेट में हम लोग चाहें तो रन टाइम में 6 को चेंज कर सकते हैं, 6 को 10 बना सकते हैं, 8 को 12 बना सकते हैं, लेकिन फ्रोजन सेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर आपने फ्रोजन सेट क्रिएट कर दिया तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। नन रिप्रेजेंट द अब्सेंस ऑफ वैल्यू। अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, हमने डायरेक्ट ए बस लिख दिया है, ए के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया, तो ए = नन होगा। बुलियन टाइप में ट्रू और फॉल्स होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन। कुछ डेटा टाइप्स के म्यूटेबल और इम्यूटेबल के हिसाब से डिफाइन किया गया है। इस सीरीज में से आप 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब मैंने बताया, जिसको आप लोग एक बार क्रिएट करने के बाद रन टाइम में चेंज कर सकते हो, उसको बोला जाता है म्यूटेबल डेटा टाइप, और जिसको चेंज नहीं कर सकते उसको बोला जाएगा इम्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल का एग्जांपल है लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। इम्यूटेबल का है स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन सेट, इंटीजर, फ्लोट। मेमोरी एड्रेस, जब मॉडिफाई करते हैं तो म्यूटेबल को एक नया मेमोरी एड्रेस मिलता है, जबकि इम्यूटेबल को अपन चेंज ही नहीं कर सकते, तो जो पुराना मेमोरी एड्रेस रहता है वही रहता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। ये कुछ फंक्शंस हैं, अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, इसको अपन आगे पढ़ते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप कंपैरेटिवली फास्ट होता है और इम्यूटेबल जो होता है वो स्लो होता है। ठीक है, यूज केस म्यूटेबल डेटा टाइप का काम तब होता है जब हम लोग कोई ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसा फंक्शंस की ज़रूरत है हमारे प्रोग्राम में, ऐसे स्पेस की ज़रूरत है जो बार बार चेंज होगा, वहाँ पे हम लोग म्यूटेबल यूज करेंगे। लेकिन इम्यूटेबल तब यूज करेंगे जब हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं कि जो कि बार बार चेंज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आधार कार्ड की मैं बात करूँ, तो आधार कार्ड में किसी का आधार नंबर चेंज होता है क्या एक बार क्रिएट होने के बाद? नहीं होता है। तो आधार नंबर एक कहाँ रखा जाएगा? इम्यूटेबल डेटा टाइप में। लेकिन उसी का एड्रेस बार बार चेंज हो सकता है, तो उसको रखा जाएगा म्यूटेबल डेटा टाइप्स में। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डेटा टाइप? कौन सा इसमें से इनवैलिड डेटा टाइप है? सेट, नन, इंटीजर और रियल। आई थिंक आप लोग को अब ध्यान रहा होगा कि रियल एक डेटा टाइप है जो कि रियल नहीं है, मतलब इनवैलिड डेटा टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। अब मैं डेटा टाइप यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है।
थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं अपन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो ऑपरेटर्स का सिंपल सा मतलब है जो बताता है हमें कि इस वैल्यू के साथ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स अपन पढ़ने वाले हैं। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, ऑगमेंटेड, आइडेंटिटी और मेंबरशिप, ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक को हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल। ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या करता है, 2 नंबर को ऐड करता है। 5 + 3 8 आपके सामने है। आई थिंक इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी नहीं आपको। 5 - 3 सब्ट्रैक्शन, माइनस करने के लिए एस्टेरिस्क स्टार का यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर याद रखना है, स्टार का यूज करते हैं हम लोग। 5 × 3 तो ये आएगा 15 वाक्य। ठीक है। 5 ÷ 2 2.5। फ्लोर वैल्यू क्या होता है, फ्लोर वैल्यू एक्चुअली इंटीजरल डिवीजन देता है। ठीक है। अगर 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 × 2 = 4, 2 टाइम ही लगेगा। ठीक है। पॉइंट के वैल्यू को नहीं, अपने को इंटीजर कोसेंट लेना है, तो आंसर आ गया 2। जो मॉडुलस है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये आपको दिखेगा यहाँ पे। और एक्सपोनेंट का मतलब है 2⁻3, इसका मतलब है 2⁻3। तो 2 × 2 × 2 आंसर आएगा 8। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को अपन कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल देते हैं। कहीं कहीं पे इसका नाम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका नाम कंपैरिजन ऑपरेटर भी है। 2 वैल्यू या वेरिएबल के वैल्यू को ये आपस में कंपेयर करता है और रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स के इसमें रिजल्ट। कैसे, ध्यान से देखेंगे। क्या 5 5 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, आंसर में आएगा ट्रू। 5 नॉट इक्वल टू 3 है, आंसर आएगा ट्रू। क्या 5 इज ग्रेटर देन 3, यस, इज इट करेक्ट, तो आंसर इज ट्रू। 5 इज लेस देन 3, नो इट्स नॉट करेक्ट, आंसर इज फॉल्स। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो ग्रेटर हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, दो में से कोई एक चलेगा। तो 5 से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन 5 5 के इक्वल है, तो आंसर ट्रू आएगा। 5 लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ भी सेम फंडा है, या तो 5 3 से स्मॉलर हो जाए या 5 3 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे 5 3 के इक्वल तो नहीं है और 5 3 से स्मॉलर भी नहीं है, तो आंसर में आएगा फॉल्स। आई थिंक रिलेशनल ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया होगा। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह का लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड, और नॉट। एंड का मतलब है अगर सारे के सारे स्टेटमेंट, सारे के सारे कंडीशंस ट्रू हैं तो आंसर में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है। तो अगर मैं और का मतलब होता है एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड का मतलब, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंड का मतलब होता है ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू देन इट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और का मतलब होता है एटलीस्ट वन स्टेटमेंट और कंडीशंस शुड बी ट्रू देन इट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। चलिए मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ 5 greater than 3 and 3 less than 2, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, जबकि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, और बीच में है एंड लगा हुआ, बीच में है एंड लगा हुआ। तो एंड कब ट्रू देता है, जब सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू हो, एक भी फॉल्स नहीं दिखे। अगर एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स ही आना है, तो यहाँ पे एक फॉल्स दिख रहा है तो आंसर अपना फॉल्स आएगा। आई थिंक एंड समझ में आ गया होगा। जबकि अगर यहाँ पे और होता तो और बोलता है जो सारे के सारे स्टेटमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं, अगर एक भी ट्रू दिख रहा है तो आंसर ट्रू आएगा, जबकि एंड का कहना है अगर एक भी फॉल्स तो आंसर
फॉल्स आएगा। ठीक है। नॉट का काम क्या होता है? नॉट का काम होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट नॉट 5 ग्रेटर देन 3, आप देखो 5 ग्रेटर देन 3 ये बात तो ट्रू है, लेकिन ट्रू के पहले नॉट लगा हुआ तो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स। ठीक है, तो अगर ट्रू है तो नॉट उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो नॉट उसको ट्रू बना देगा। जस्ट उल्टा, इन्वर्टर का काम करता है। इसके बाद आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट तो हालांकि एक ही है यहाँ पे, इक्वल टू, बाकी सारे के सारे को ऑगमेंटेड असाइनमेंट बोला जाता है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करना। ठीक है, कैसे, इसको समझते हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू 5, इसका मतलब हुआ एक मेमोरी लोकेशन में x था जिसके वैल्यू को हमने 5 कर दिया, मतलब एक खाली जगह था, एक कंटेनर था x नाम से, ये एक कंटेनर है x नाम से जिसमें हमने 5 वैल्यू रख दिया। तो ये इक्वल टू का जो सिंबल दिख रहा है ये इक्वल टू नहीं है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह x प्लस इक्वल टू 4, इसका मतलब हुआ x के पहले जो वैल्यू था, इसका मतलब है x इक्वल टू एक्स प्लस 4, इस लाइन का ये मतलब है। इसका मतलब है x का जो पहले का वैल्यू था उसमें हमने 4 ऐड कर दिया, तो न्यू वैल्यू x का हो गया 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। अब ये 5 यहाँ से कैंसिल होकर के क्या बन गया, 9 बन गया। ठीक है, अगर इस तरह मैं लिखूँ x माइनस इक्वल टू 2, इसका मतलब वो x के पुराने वैल्यू में से हमने 2 माइनस कर दिया, मतलब x इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो पहले 9 था तो उसमें से 2 माइनस कर दिया हमने, तो ये बन गया 7। तो अब ये भी वैल्यू खत्म होकर के अब ये क्या बन गया, 7 बन गया। आई थिंक असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, असाइनमेंट ऑगमेंटेड असाइनमेंट बोला जाता है। ये पहला वाला जो प्लस इक्वल टू का सिंबल आपको लग रहा है ये असाइनमेंट है, बाकी सारे के सारे ऑगमेंटेड असाइनमेंट है। आइडेंटिटी ऑपरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आइडेंटिटी ऑपरेटर। देखो, आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको बोलूं a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 5.0, मैथमेटिकली दोनों सेम है, ये भी 5 है ये भी 5 है। अगर मैं प्रिंट कराऊँ यहाँ पे प्रिंट a इक्वल b, इसका मतलब क्या आएगा, आंसर में ट्रू आएगा, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ क्या a और b इक्वल है। जी हाँ, a भी 5 है b भी 5 है, आंसर ट्रू आएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिखता हूँ प्रिंट a इज b, क्या a ही b है, नहीं, a b नहीं है, a एक इंटीजर है जबकि b एक फ्लोट वैल्यू है, तो आंसर में आएगा फॉल्स। तो ध्यान रखना, इज का मतलब है जो ये वैल्यू के साथ साथ ऑब्जेक्ट का टाइप, डेटा टाइप भी चेक करेगा, जबकि जो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर है ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो ऑब्जेक्ट के टाइप को भी चेक करेगा और वैल्यू को भी चेक करेगा। इज और इज के उल्टा नॉट इज। देखो, ए इज बी डिपेंड करेगा, अगर ए और बी सेम ऑब्जेक्ट है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, और इज के उल्टा काम करेगा, इज नॉट। अब है मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू एप्पल और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँ ए इन ए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, मैं यहाँ लिखता हूँ ए इन ए। अब ये ए का मतलब है एप्पल है, ठीक है, ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया, तो ए का मतलब एप्पल है। मैं पूछ रहा हूँ क्या एप्पल के अंदर कहीं पे ए दिख रहा है आपको? जी हाँ, यहाँ पे ए दिख रहा है, तो आंसर आएगा ट्रू। यहीं पे मैं लिखूँ प्रिंट वाई इन ए, क्या एप्पल के अंदर, मतलब ए के अंदर, ए का मतलब एप्पल है, एप्पल के अंदर आपको वाई दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है, तो आंसर आएगा फॉल्स।
तो मेंबरशिप ऑपरेटर एक्चुअली बताता है जो क्या इस डेटा टाइप का या इस डेटा सेट का मेंबर है या नहीं है, इसको चेक करना मेंबरशिप ऑपरेटर का काम है। ये भी दो टाइप का है, इन और नॉट इन, दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले सॉल्व होगा पैरेंथेसिस, इसके बाद एक्सपोनेंट, इसके बाद आपको ध्यान रखना है यूनरी प्लस माइनस। तो यूनरी प्लस माइनस के क्वेश्चंस पिछले कई बार से नहीं आ रहे हैं तो इसको अपन छोड़ देते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस, ये एक साथ सॉल्व होगा, मतलब जो पहले आ जाए उसको सॉल्व कर दो। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस, फिर बीट वाइज, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। हाँ, उसके बाद एंड और एक्सॉर को भी हटा सकते हो, एंड आएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है, बोर्डमस के रूल को फॉलो करना है इसको सॉल्व करने से पहले। जो क्वेश्चंस आगे आएंगे मैं आपको करवाऊंगा तो ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपके सामने है। Which of the following is an incorrect logical operator in Python? Which of the following is an incorrect logical operator in Python? 3 लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़ा है, एंड और नॉट। तो इसका मतलब है जो इन हमारा सही आंसर होने वाला है, क्योंकि इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। Which of the following is the correct output for the executions? 5 plus 3 एक्सपोनेंट 2 डिवाइड बाई 2, मैं इधर लिख लेता हूँ 5 plus 3 एक्सपोनेंट 2 डिवाइड बाई 2, यही है। हाँ ओके, यही है। तो अब देखो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 प्लस 3 टू दी पावर 2, 3 के पावर 2 क्या होता है, 3 पे पावर 2 9 होता है। तो आंसर आ गया 9 डिवाइड बाय 2। अब प्लस और डिवीजन में सबसे पहले डिवीजन का सॉल्व होगा, तो ये 9 को जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.5। अब इस दोनों को ऐड करके अपने को आंसर मिला 9.5। तो आंसर क्या होगा 9.5, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 3 minus 2 टू द पावर 2 अगेन पावर 3 प्लस 99 डिवाइड बाय 11। मैं ये आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिए, आसान क्वेश्चंस हैं। बस यहाँ पे आपको पहले इस पावर को फिर इस पावर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बी करेक्ट। चलिए मैं लॉजिक वाला एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। 5 लेस देन 10 एंड 12 ग्रेटर देन 7 और नॉट। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, 5 लेस देन 10 एंड 12 ग्रेटर देन 7, 12 ग्रेटर देन 7 और नॉट 7 ग्रेटर देन 4, 7 ग्रेटर देन 4। चलिए एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, पहले इसको करते हैं फिर इसको करते हैं फिर इसको करते हैं। 5 लेस देन 10, इसका मतलब ये पार्ट ट्रू है, ट्रू, एंड 12 ग्रेटर देन 7, ये भी ट्रू है, ओके। और नॉट 7 ग्रेटर देन 4, ये क्या है, 7 ग्रेटर देन 4 ये ट्रू है, लेकिन नॉट के कारण ये बन गया फॉल्स। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जो पहले अपने को मिल रहा है उसको सॉल्व कर देते हैं। ट्रू और ट्रू, आंसर क्या मिला, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में एक भी ट्रू, तो आंसर क्या मिला, ट्रू, ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो गया, ट्रू इस केस में। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को ये वाला पार्ट। और कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के सामने, जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स। इसमें से कौन सा है जो
ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है, बाकी सारे के सारे, अगर मैं इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो अपना ऑप्शन ये हो जाएगा। इस तरह ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, जैसे कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन वी बी इवेल्युएटेड, आसान है, एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, सारे ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके बाद आता है एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टाइप कन्वर्जन, इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ क्या होता है, स्टेटमेंट भी समझा चुका हूँ। दो टाइप का स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेटमेंट से। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट भी मैं बता चुका हूँ, फ्लो ऑफ कंट्रोल, कंडीशनल, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट से आते हैं अपन। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। कंडीशनल स्टेटमेंट नाम से क्लियर है, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है जब हमारे पास कंडीशंस होगा। चलिए एक प्रोग्राम से समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर यूजर से एक हमने एज लिया और यूजर को अगर उसका एज 18 या मोर देन 18 है तो मैं उसको एडल्ट बोलूँगा, अदरवाइज मैं उसको बोलूँगा नॉट एडल्ट। ठीक है, इसके प्रोग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। एज नाम का मैं एक वेरिएबल लिया, इंटीजर में मैं किसी का एज ले रहा हूँ, इनपुट एज। ठीक है, कंडीशन लगाने का तरीका देखो, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, या तो 18 हो जाए या 18 से ज़्यादा हो जाए, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा एडल्ट, एल्स मैं प्रिंट करवाऊँगा नॉट एडल्ट। ठीक है, प्रिंट करवाऊँगा एडल्ट या फिर प्रिंट करवाऊँगा नॉट एडल्ट। अब यहाँ से देखो समझने की, ये जो आपको कंडीशंस दिख रहा है यही था हमारा कंडीशंस, इसी के कारण इसका नाम पड़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे दो कीवर्ड का हमने यूज किया, इफ और एल्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इफ लिखने के बाद एक कॉलन लगाया है और कॉलन के बाद ये एक स्पेस हमने यहाँ पे भी एक कॉलन है और इसके बीच में आपको एक स्पेस दिखेगा। इस स्पेस को बोला जाता है इंडेंटेशन। तो इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक की जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक इफ का है और ये वाला जो ब्लॉक दिख रहा है ये ब्लॉक एल्स का ब्लॉक है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। तीन टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट है, या तो इफ होगा या इफ एल्स होगा या फिर इफ एलिफ एल्स होगा। ये तीन टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट बनेंगे, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। जब हमारे पास एक ही कंडीशन हो तो हम लोग बोलेंगे इफ का यूज करेंगे। जब हमारे पास दो कंडीशन हो, दो कंडीशन इन द सेंस मैंने बताया या तो एडल्ट होगा या तो नॉट एडल्ट होगा, तो दो कंडीशन थे हमारे पास, तो वहाँ पे इफ एल्स यूज हुआ। कभी कभी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होगा, मतलब मोर देन टू कंडीशंस होगा। जैसे कि मैं ग्रेड सिस्टम की बात करूँ, 90% से ज़्यादा आया तो ए ग्रेड, 80 से 90 के बीच में आया तो बी ग्रेड या बी प्लस ग्रेड, 70 से 80 के बीच में आया तो बी ग्रेड, 60 से 70 में आया तो सी ग्रेड। तो देर आर टू मेनी कंडीशंस हियर, सो वी हैव टू यूज इफ एलिफ एल्स कंडीशन। ठीक है, समझ में आया गया होगा आप लोगों को कंडीशंस इसका। एक और प्रोग्राम में लेता हूँ इसको समझाने के लिए। चलिए एक प्रोग्राम में लिखता हूँ, ग्रेडिंग सिस्टम का ही मैं लेता हूँ, जिसमें मैं कंडीशन बना के लिखता हूँ अगर किसी का 90% से ज़्यादा है तो ए, 70 और 90 के बीच में है तो बी, 60 और 70 के बीच में है तो सी, और 60 से कम है तो मैं उसको फेल कर रहा हूँ। तो एक नंबर में ए लेता हूँ जिसमें मार्क्स परसेंटेज पूछूंगा या मैं मार्क्स पूछूंगा इंटीजर में। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट इनपुट एंटर मार्क्स। यूजर से हमने मार्क्स पूछा, सॉरी। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 90 है, या तो 90 हो जाए या 90 से ज़्यादा हो जाए,
तो प्रिंट करवाऊंगा मैं ए ग्रेड। इलीफ या तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो जाए एंड ए लेस देन 90 हो जाए। ठीक है, एंड लगाया बीच में, आप लोग ध्यान रखें। 70 से ज़्यादा हो लेकिन 90 से कम हो, तो हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे बी। ठीक है, एक और कंडीशन में लिखता हूँ, इफ़ एक 60 या 60 से ज़्यादा हो एंड ए 70 से कम हो, तो प्रिंट करवा देंगे हम यहाँ पे सी, और लास्ट एल्स में हम लोग प्रिंट करवा देंगे फेल। आई थिंक आपको समझ में आया। इफ, इलीफ, इलीफ, इलीफ हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं, जो जितना कि हमारा होते रहेगा यूज, हम लोग इसको यूज करते रहेंगे। ये समझ में आया। आगे की वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड काफ़ी PYQ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तो जस्ट मैं आप लोग को एक थ्योरी बता रहा हूँ कि कैसे ये कंडीशंस काम करता है। इसके बाद आता है इटरेटिव। इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसे स्टेटमेंट्स पाइथन के अंदर जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोला जाता है इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसको कि लूप भी बोलते हैं अपन। ठीक है, तो दो टाइप के लूप पाइथन के अंदर है, एक है व्हाइल लूप और एक है फॉर लूप। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में अब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया है। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस। ठीक है, किसी सीक्वेंस में आप जाना चाह रहे हैं, किसी सीक्वेंस, तो आपको मालूम है कितनी बार ये लूप चलेगा, कोई कंडीशंस ने इतनी बार चलना है। जैसे कि मैं बोलूँ 2 का टेबल लिखना है, तो 2 के टेबल में आपको मालूम है कि 10 टाइम्स के बाद अपने को ब्रेक कर देना है, रुक जाना है। तो ऐसी जगह पे फॉर लूप यूज होगा। जहाँ पे नहीं मालूम कि कितनी बार लूप चलेगा, बस एक कंडीशन दे दिया गया है कि जब तक ये कंडीशन अचीव ना हो जाए लूप चलते रहना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, लिखते कैसे हैं मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर आई इन रेंज। अब ये रेंज फंक्शन क्या है उसको मैं समझाता हूँ। 1 to 5 प्रिंट आई। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये आई एक वेरिएबल है जो 1 से 5 तक रन करेगा और हर एक स्टेप के बाद आई को प्रिंट कराता जाएगा। ठीक है, तो आई पहले 1 के पास जाएगा तो 1 को प्रिंट कराएगा, फिर 2 के पास जाएगा 2 को प्रिंट कराएगा, फिर 3 के पास जाएगा 3 को प्रिंट कराएगा, इसी तरह 4 को प्रिंट कराएगा। ठीक है, रेंज फंक्शन में क्या होता है, अगर 1 to 5 लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली 1 से 4 तक ही दिखेगा। ठीक है, लास्ट वाला वैल्यू शो नहीं होता है, तो इसलिए 1 2 3 4 होकर के लूप ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से अपन फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं फॉर लूप का लेता हूँ। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फॉर आई इन एप्पल प्रिंट आई, तो क्या होगा, आई एप्पल के हर एक कैरेक्टर पे मूव करेगा, तो पहले ए को प्रिंट करेगा, फिर पी को, फिर पी को, फिर एल को, फिर ई को। ठीक है, इस तरह से प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा, इसको हालांकि इस ऑपरेशन का नाम ट्रैवर्सिंग भी होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको फॉर लूप का मतलब समझ में आ गया होगा। अब व्हाइल लूप कैसे काम करता है वो समझिए। अगर मैं लिखा यहाँ पे a = 5, कंडीशन दिया व्हाइल a ग्रेटर देन 5, प्रिंट करो a को और हर एक स्टेप में a को कम कराते जाना, क्या आउटपुट होगा, a = 5, कंडीशन हमारे पास है, क्या a ग्रेटर देन 5 है? जी नहीं, ये तो 5 है, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहीं पे मैं अगर a के जगह पे यहाँ मैं 0 लिखता हूँ, a के जगह 0, क्या 5 0 से ग्रेटर है? जी हाँ, तो प्रिंट करा दो a को, मतलब 5 करा दो। a - 1, अब a का वैल्यू क्या हो गया 4, a - 1 कर दिया मैंने, मतलब a का अपडेटेड वैल्यू है 4। क्या 4 0 से ग्रेटर है? बिल्कुल, प्रिंट करो a को 4।
4 अब बन जाएगा 3। फिर से जाओ कंडीशन चेक करो, क्या 3 0 से ग्रेटर है? आंसर यस 3। अगेन फिर 2, फिर 1, और 1 के बाद ये बन जाएगा 0। क्या 0 0 से ग्रेटर होता है? नहीं, तो हमारा कर्सर लूप से बाहर हो जाएगा, हमको ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो लूप का मतलब समझ में आ गया होगा, कैसे काम करता है फॉर लूप और कैसे काम करता है व्हाइल लूप। कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। ये है कंडीशनल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। ठीक है, पहले देखो ए से बी चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ये प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स होता है तो ये प्रिंट होगा। कुछ प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए। राइट ए प्रोग्राम टू सॉर्ट 3 नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 3 नंबर लिया गया और इसमें ये कंडीशंस आपके सामने हैं। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम हम लोग खुद क्वेश्चंस में करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी चेक जो जो प्रोग्राम था उसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया, फॉर लूप का, व्हाइल लूप का। रेंज फंक्शन ये एक इम्पोर्टेंट है, मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। रेंज एक फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू लिखना पड़ता है अपने को, एक होता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, 3 वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या है मैं ऐसे बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे रेंज 2 10 2 लिखता हूँ, इसका मतलब वो हमको एक सीक्वेंस मिलेगा जिसमें 2 से स्टार्ट होगा वैल्यू और 2 2 के गैप में वैल्यू मिलेगा, 2 4 6 और 8। 8 के बाद फिर 2 10 नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 10 लिखा है तो अपन मैक्सिमम 9 तक ही जा सकते हैं, इसको बोला जाता है रेंज। स्टार्ट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं रेंज सिर्फ 5 लिख दूं तो इसका मतलब हुआ वो 0 से स्टार्ट करेगा और एक एक का गैप लेके चलेगा, तो 0 1 2 3 और 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट का होता है 0 और स्टेप होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1, तो ये याद रखना है। रेंज फंक्शन आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये कुछ प्रोग्राम है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखो, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जो ब्रेक का मतलब होता है जो लूप को ही ब्रेक कर देना, लूप से बाहर आ जाएगा। जब भी ब्रेक कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे तो लूप हमारा खत्म हो जाएगा वहीं पे। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, तो सिर्फ और सिर्फ जिस इटरेशन के लिए कंटिन्यू लगाया गया है वहां पे लूप ब्रेक होगा, बाकी के इटरेशन के लिए लूप कंटिन्यू रहेगा। एग्जाम्पल के लिए ये 2 प्रोग्राम आपके सामने है। अगर मैं लिखा फॉर आई इन रेंज 1 to 101, इफ आई 7 से डिविजिबल हो जाए, मतलब 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम लोग ऐसे प्रिंट करा के ब्रेक कर देंगे। तो अब बताओ 1 से चलना शुरू होगा तो पहला 7 का मल्टीपल कब आएगा? 7 पे। तो 7 पे जैसे ही आएगा तो उस 7 को प्रिंट करा के ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, बाकी का प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड में हमने लिखा 1 to 11, अगर आई को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए तो कंटिन्यू करना। इसका मतलब है 3 का अगर आपको कोई मिल जाए मल्टीपल तो वहाँ उसको छोड़ देना, बाकी को लिखते जाना। ठीक है, मैं आपको ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब समझ में आया होगा। अब आते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, ये 3 मेन डेटा टाइप है। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी भी मान के चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को अगर आपने सिंगल कोट या डबल कोट में लिख दिया तो वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू पाइथन, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्सिंग के बारे में। ये होता है इंडेक्सिंग, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ सिंपल टेक टॉक्स। ठीक है, तो ये 0 फर्स्ट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ये जो है ये है हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और अगर इंडेक्सिंग इधर से स्टार्ट हो जाए इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग।
ठीक है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होगी और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। चलिए मैं यहीं देखेंगे आप, तो कुछ ऑपरेशंस हैं। कंकेटिनेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर देना। तो जैसे स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग हेलो है, दूसरा स्ट्रिंग वर्ल्ड है, रिजल्ट स्ट्रिंग 1 प्लस स्पेस प्लस स्ट्रिंग 2, इसका मतलब है हेलो स्पेस वर्ल्ड। तो देखें आउटपुट में आपको दिखेगा हेलो स्पेस वर्ल्ड हमारे इसमें आ रहा है। रिपीटेशन का मतलब होता है एक ही स्ट्रिंग को बार बार लिखना। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है हमारा हेलो, इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रिपीट करवा दिया, तो हेलो 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 हमारे सामने 3 बार आ रहा है। मेंबरशिप ऑलरेडी मैंने बताया, फिर भी मैं एक बार आप लोग देख सकते हैं। स्ट्रिंग 1 है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे प्रिंट करवाया गया हेलो इन स्ट्रिंग 1। क्या इस स्ट्रिंग के अंदर, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग के अंदर हेलो कहीं पे है? बिल्कुल है, तो आंसर आएगा ट्रू। स्लाइसिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। स्लाइसिंग का मतलब होता है पार्ट वाइज कर देना। चलिए मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, वेलकम, वेलकम, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना के भी दिखाता हूँ आपको। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ a इक्वल टू वेलकम, प्रिंट a, और मैं यहाँ लिखूँ 2 से लेके 4 तक। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, 2 से लेके 4 तक ही चाहिए अपने को। तो मैं एक इंडेक्सिंग करूँ तो ये बनेगा 0 1 2 3 4 5 और 6। अपने को चाहिए कहाँ, 2 से 4 तक। तो जब 4 लिखा है तो अपन 3 तक ही जाएंगे। तो अपना आंसर क्या आएगा, ये वाला पार्ट 2 और 3। तो आंसर आएगा एल और सी। अगर किसी ने मान लो लिखा प्रिंट ए, अगर मैं 1 से 6 तक, अब 1 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, 6 है तो 5 तक जाएंगे अपन ये। तो आंसर क्या आएगा, ELCOM, ELCOM, ये बना हमारा वेलकम, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग के अंदर जिसको हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं। इसमें एक ऑपरेशन और मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो ये एक हमारा है पाइथन, PYTHON, इसका नाम भी ए रख देता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ प्रिंट ए कॉलन कॉलन -1, तो क्या होगा, कॉलन कॉलन -1। तो देखो -1 तक है और 2 बार कॉलन है, 2 बार कॉलन लगा हुआ है और -1 है। इसका मतलब है ये -1 का स्टेप ले रहा है और कहाँ जा रहा है, -1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब -1 से लास्ट तक जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा NOHTYP। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो अगर कोई स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है तो आप उस स्ट्रिंग का नाम लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन कॉलन -1 लगाने पे ये इन्वर्स हो जाता है। क्यों होता है, इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर 2 कॉलन है इसका मतलब तो एक क्लियर है कि ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक या एंड से लेके स्टार्ट तक होगा। अब डिपेंड करेगा स्टार्ट से एंड जाएगा कि एंड से स्टार्ट जाएगा, वो डिपेंड करेगा इंडेक्सिंग। अगर इंडेक्सिंग पॉजिटिव है, ये जो स्टेप का वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव है तो स्टार्टिंग से एंड तक जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो एंड से स्टार्ट तक जाएगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप 1 लिखेंगे तो PYTHON मिलेगा, -1 लिखा आपने तो -1 से P तक मिलेगा आपको वैल्यू। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। स्लाइसिंग ऑपरेशंस क्लियर हो गया। ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है सारे नोड को 1 बाय 1, जैसे PYTHON। अब इसमें जितने सारे कैरेक्टर्स हैं ये सबको 1 बाय 1 प्रिंट करा देना, इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। तो हम लोग लिखते हैं 4i in a print I,
तो अब सारे के सारे नोड 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे, PYTHON, सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे लाइन बाय लाइन। इसी को बोला जाता है ट्रैवर्सिंग। कुछ बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसको आपको डायरेक्टली यूज करना है, इसके बैकग्राउंड में क्या है, कैसे काम कर रहा है, वो नहीं जानने की ज़रूरत है। ऐसे फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि लेन से पता चलता है लेंथ कितना है स्ट्रिंग का, ठीक है। जैसे ये पाइथन है तो 1 2 3 4 5 6, तो आउटपुट अपने को 6 मिल गया। कैपिटलाइज क्या करता है, फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो पाइथन का जो फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे पी स्मॉल में है और यहाँ पे पी कैपिटल कर दिया। टाइटल का मतलब होता है हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को वो कैपिटल में कर देगा। ये एच को भी कैपिटल में कर देगा, डब्लू को भी कैपिटल में कर देगा, एच और डब्लू, ठीक है। लोअर अगर कैपिटल में है तो उसको लोअर केस में मतलब स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। अपर इसका जस्ट उल्टा काम करेगा, वो अगर लोअर में है तो अपर में कन्वर्ट कर देगा। काउंट सब स्ट्रिंग, जैसे देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, काफ़ी बार यूज आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है काउंट ए, इसका मतलब हुआ बनाना में ए कितनी बार आया है, ए 3 टाइम आया है तो आंसर 3 आएगा, आंसर हमारा 3 आएगा। फाइंड सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए है। इंडेक्स बताता है कि ये सब स्ट्रिंग कितने नंबर इंडेक्स पे आता है। एंड्स विथ, स्टार्ट्स विथ, इज ऑल नम, माई स्ट्रिंग, इज अल्फा, ये सब चीज़ें क्या है, इसका यूज क्या है मैं बताता हूँ। जैसे इज अल्फा है तो बताता है स्ट्रिंग के अंदर में सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं क्या, अगर हैं तो ट्रू, अगर उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो फॉल्स दे देगा। इज ऑल नम का मतलब है जो क्या उस स्ट्रिंग के अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर है तो ओके, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा, है तो ट्रू देगा। स्टार्ट्स विथ, ये स्ट्रिंग क्या उस सब स्ट्रिंग से स्टार्ट हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है स्टार्ट्स विथ HE, क्या हेलो HE से स्टार्ट है, बिल्कुल है, आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड्स विथ, क्या कोई स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे दिया .txt से स्टार्ट है, एंड हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो आंसर ट्रू, अदरवाइज आंसर आता फॉल्स। इसी तरह आर स्ट्रिप का मतलब होता है लेफ्ट राइट साइड के जो स्पेस हैं उसको ख़त्म कर देगा। स्ट्रिप का मतलब होता है दोनों साइड के स्पेस को ख़त्म कर देगा। रिप्लेस का मतलब क्या है, रिप्लेस का मतलब है जो आप इसमें से कोई वर्ड को या कोई सब स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे वर्ड से। जैसे देखो हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस वर्ड को इसने पाइथन के साथ रिप्लेस कर दिया, तो जो पहले वर्ड था वो पाइथन बन गया, तो आंसर बन गया हेलो पाइथन, ठीक है। पार्टीशन ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट और पार्टीशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसके बाद आता है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ज़्यादा नहीं है, लिस्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिस्ट एक स्पेशल डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, ये सारे स्पेशल ही हैं जो कि मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कराता है। ये एक लिस्ट है हमारे पास, जिसे इसका नाम मैं ए रख देता हूँ। ये एक लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लॉट भी है। ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको बोला जाएगा एम्प्टी लिस्ट, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं ए इक्वल टू लिस्ट, या तो ऐसे बनाओ चाहे फिर ऐसे बनाओ। ये एम्प्टी लिस्ट है। टपल से पहले लिस्ट के बारे में ही बता दूं, हाँ ये लिस्ट है। स्ट्रिंग के जैसे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, रिपीटेशंस होता है, मेंबरशिप होता है, स्लाइस होता है, सब कुछ एक लिस्ट का भी आप लोग ऐसे, जैसे अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं, मान लो इवन नंबर का मैं लिस्ट बनाता हूं 2 4 6 8 और 10, तो आप इसको भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं 2 4 6 8 और 10, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। बाकी एज इट इज स्ट्रिंग के तरह ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। याद रखने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है इसके बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट,
अपेंड, वैल्यू इंसर्ट कराना है, एक्सटेंड कराना है। इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। और रिमूव, पॉप में क्या है, शॉर्ट, शॉर्टेड में क्या है, मैक्स, मीन, सम। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कभी कभार प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक करके क्या होता है, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस है, रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस है, ठीक है, शॉर्ट और शॉर्टेड में क्या डिफरेंस है। इसके जो मैं क्वेश्चंस लूँगा तो आपको ये चीज़ें बताऊंगा। पहले तो मैं जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन दे दूं। लेंथ बताता है कितने एलिमेंट हैं लिस्ट के अंदर में। लिस्ट का काम होता है नया लिस्ट क्रिएट करने का। अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट तीनों का काम एक ही है, लिस्ट के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना। कैसे काम करता है समझते हैं। जैसे कि मान लो एक लिस्ट है जिसमें कि 1 और 2 दो एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a डॉट अपेंड 3, इसका मतलब हुआ, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट ए कराऊँ तो हमको जो नया लिस्ट मिलेगा इसमें क्या होगा, इसको हटाओ, 1, 2 और 3 वैल्यू भी इंसर्ट रहेगा। तो अपेंड क्या करता है, लास्ट लोकेशन के ऊपर वैल्यू इंसर्ट करा देता है, अपेंड का काम है। और इंसर्ट का काम क्या है, इंसर्ट का अगर आप देखेंगे, इंसर्ट एलिमेंट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, तो यहाँ पे आपको पोजीशन बताना रहता है कि इस पोजीशन पे ये वैल्यू इंसर्ट करना है। जैसे कि एक लिस्ट में फिर से लेता हूँ 1, 2, 3, मैं यहाँ पे लिखा ए डॉट इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन पे 10 इंसर्ट करो। इसका मतलब ये है 0 पोजीशन, 0 के बाद फर्स्ट पोजीशन होता है। तो प्रिंट ए करवाऊंगा तो इस बार जो आउटपुट मिलेगा ये है 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे हमने 10 इंसर्ट कर दिया, ये अब हमारा नया लिस्ट हुआ। अब होता है एक्सटेंड, क्या होता है, चलो एक्सटेंड को भी समझते हैं। 1, 2, 3 एक लिया मैंने लिस्ट, एक लिस्ट और लिया मैंने 4, 5, 6। अब मैं लिखता हूँ ए डॉट एक्सटेंड बी इसका, और अब मैं अगर प्रिंट ए कराऊँ तो आंसर आएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक लिस्ट को हमने बढ़ा के दूसरे लिस्ट के इक्विवेलेंट कर दिया, तो इसको बोला जाएगा एक्सटेंड करना। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट और भी इसमें अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, एक एक करके समझा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है अभी, तो अगर मैं क्वेश्चंस लूँगा इस सब के तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा किसका क्या काम होता है। रिमूव और पॉप का सेम काम होता है। रिमूव का काम होता है जब पे वैल्यू वो जहाँ पे भी होगा उसको रिमूव कर देगा। पॉप का काम होता है इंडेक्स से वैल्यू को रिमूव करना। रिवर्स का काम होता है एलिमेंट को रिवर्स कर देना, जो फर्स्ट पोजीशन पे है लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा, जो लास्ट पोजीशन पे है वो फर्स्ट पोजीशन पे। शॉर्ट का मतलब और शॉर्टेड का मतलब होता है लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना। मैक्स का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। मीन स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। सम लिस्ट में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसके सम को रिटर्न करेगा। टपल, अच्छा नेस्टेड लिस्ट समझ लेते। एक लिस्ट के अंदर अगर दूसरी लिस्ट आ रही है तो हम लोग उसको नेस्टेड लिस्ट बोल देते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, टर्मिनोलॉजी है बस यूज किया गया है। टपल, टपल लिस्ट के जैसा ही होता है लेकिन ये इम्यूटेबल होता है। मतलब एक बार अगर आपने कोई टपल क्रिएट कर दिया तो यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस टपल एट रन टाइम। 1, 2, 3 हो गया तो हो गया। अब इसमें ना हम नया वैल्यू अपेंड कर सकते हैं, ना इंसर्ट कर सकते हैं, ना कोई वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी स्लाइसिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो टपल को आपस में ऐड करा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। रिपीटेशन, मेंबरशिप, स्लाइसिंग, कंकेटिनेशन सब हो सकता है, लेकिन उस टपल को आप चेंज नहीं कर सकते जो आपने एक बार क्रिएट कर दिया। बिल्ट इन फंक्शन इसके तो बहुत थोड़े से हैं। लेन, काउंट, इंडेक्स, सॉर्टेड, मीन, सम, मैक्स, लिस्ट के जैसा ही एज इट इज आपको मिलेगा। कुछ प्रोग्राम है इसके। अब आते हैं डिक्शनरी के ऊपर। डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है, स्पेशल डेटा टाइप के हैं जो मैपिंग
बेस्ड है, मतलब की वैल्यू पेयर में। कैसे है उसको समझते हैं। एक डिक्शनरी में डी बनाया जिसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, इससे लिखूँ डी 1A 2B 3C। ये एक आइटम्स कहलाता है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है। इस आइटम के दो पार्ट हैं, 1 और ए। तो 1 को हम लोग बोल देते हैं की और ए को बोलेंगे यहाँ पे वैल्यू। 1 को बोलेंगे की और ए को बोलेंगे वैल्यू। ये दूसरा आइटम 2 है, इसमें भी हम लोग 2 को बोलेंगे की, बी को बोलेंगे वैल्यू। ये आइटम 3 है, इसमें 3 को बोलेंगे की, सी को बोलेंगे वैल्यू। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट डी डॉट कीज, सिर्फ हमको कीज चाहिए, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा उसमें आएगा 1, 2 और 3। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ डी डॉट वैल्यूज, तो जो हमको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए, बी और सी। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन डिक्शनरी का समझ में आया आपको। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे एक की के जगह पे आप या तो कोई नंबर यूज करेंगे या कोई स्ट्रिंग यूज करेंगे, यहाँ पे लिस्ट टपल यूज नहीं कर सकते। ए बी सी वैल्यू के जगह पे आप चाहे तो नंबर यूज करें, स्ट्रिंग यूज करें, लिस्ट यूज करें, टपल यूज करें, डिक्शनरी यूज करें, सेट यूज करें, जो भी आप एज योर विश यू कैन यूज। ट्रैवर्सिंग सेम है, डिक्ट डॉट वैल्यू को अगर कराना है तो सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, कीज कराना है तो सिर्फ आप डिक्ट डॉट कीज लिखेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस इसके भी बहुत सारे हैं, लिस्ट के जैसा ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, अब आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, अभी हमने समझा था कि पाइथन का स्ट्रेंथ है कि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं। तो एक्चुअली 3 मॉड्यूल हमको पढ़ना है, मैथ्स, रैंडम और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैथ्स मॉड्यूल में स्क्वायर रूट, सीलिंग, फ्लोर, पावर, फैक्टोरियल, एब्सोल्यूट बोलिए सॉरी, साइन, कॉस, टेन, ये सारे फंक्शंस पहले से मौजूद होते हैं। अब साइन कैसे काम करता है अपने को मतलब नहीं, अपन तो सिर्फ साइन 30 डिग्री लिखेंगे और आंसर अपने को 1/2 मिल जाना चाहिए। साइन 60 लिखेंगे, आंसर अपने को √3/2 आ जाना चाहिए। बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहा है आई डोंट नो। किसी भी मॉड्यूल को यूज, जैसे मेरे को मैथ्स मॉड्यूल यूज करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट 16। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, मैथ्स मॉड्यूल का स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज किया और आंसर हमको मिल गया 16 का स्क्वायर रूट जो कि है 4। इसी तरह मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैं इधर इंपोर्ट कर लेता हूँ एक और, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट स्टैटिस्टिक्स। अच्छा मैं इसको इधर लिखता हूँ इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज एस। ये एस लिख दिया, इसको मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बार बार स्टैटिस्टिक्स लिखना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, इसलिए मैंने एज एस कर दिया, मतलब इसका एक एब्रीविएशन मैंने बना लिया एस। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एस डॉट, मान लो मीन, और मीन के लिए मैं यहाँ वैल्यू पास कर देता हूँ 2, 4 और 16 वैल्यू। तो अपने को इसका मीन मिल जाएगा 6, 4, 10, 12, 12/3, 4। तो आंसर आ गया 4। तो इस तरह से हम लोग मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। तो 3 बेसिक मॉड्यूल है। रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं रैंडम मॉड्यूल को। स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड 3 ही फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। पाइथन के अंदर में फ्लोर वैल्यू, पावर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, अगर माइनस है तो माइनस को रिमूव कर दो, अदरवाइज वही का वही हो जाएगा। ठीक है,
सीलिंग वैल्यू नीचे का वैल्यू, सीलिंग वैल्यू का जैसे 1.5 है तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा 1, सीलिंग वैल्यू 2। अगर पॉइंट वाला डिजिट है तो उससे जस्ट ऊपर के इंटीजर को सीलिंग वैल्यू बोला जाता है, उससे जस्ट नीचे वाले इंटीजर को फ्लोर वैल्यू बोला जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव को रिमूव कर दो, अदरवाइज अगर 2 का कोई पूछे एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होता है, लेकिन वही -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो वो भी 2 ही होगा। ठीक है। रैंडम नंबर 0 और 1 के बीच में फ्लोट वैल्यू अपने को रेंडमली जनरेट करके देता है। रैंड इंट का मतलब है ए और बी के बीच का कोई भी इंटीजर वैल्यू आपको सेलेक्ट करके देगा। रैंड रेंज का मतलब है जो भी आप यहाँ पे दोगे उसके बीच में रेंडमली सेलेक्ट कर लेगा कोई भी एलिमेंट। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन जितना अभी अपन ने पढ़े वो इनफ होने वाला है। तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में मैं आप लोग के लिए आऊँगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।